बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च पाकिस्तान में जुमे की दोपहर और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 104। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हमने आपको सबसे पहले अपडेट तो करना था ईरान इसराइल अमेरिका की जंग के बारे में, और साथ ही आपको यह भी बताना था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब में हैं और मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं। वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। इसके साथ ही साथ हमने एक बहुत ही डिटेल्ड फीचर आपके सामने रखना है कि दुबई का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि ईरान के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो दुबई को हुआ है, ओवरऑल यूएई को, लेकिन सबसे ज़्यादा दुबई को। वहाँ पर अब वीज़ाज़ का मामला क्या है, जो फॉरनर्स रहते हैं उनका मामला क्या है, मज़दूरों का मामला क्या है, मीन दुबई के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, अभी क्या हो रहा है, इस पर तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, जिस तरह की जंग इस वक्त ईरान इसराइल और अमेरिका की जारी है, वैसी ही जंग इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के दो ग्रुपों के दरमियान जारी है। पहले क्विकली ज़रा उसकी अपडेट आपको दे दें और फिर इन बाकी अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आप याद करें, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी शोबा हो, वो वकला हों, वो जजेस हों, वो उलमा हों, वो एक्टर्स हों, वो एक्ट्रेसेस हों, वो क्रिकेटर हों, वो हॉकी के प्लेयर हों, वो कबड्डी के प्लेयर हों, वो नातें पढ़ने वाले हों, वो उलमा कराम हों, वो सहाफ़ी हों, मतलब कोई ऐसा शोबा, इवन फाल निकालने वाले, आपने देखा होगा नजूमी और फाल निकालने वाले, कोई ऐसा शोबा जो अवाम की राय को बदल सकता हो, अवाम के ऊपर असरअंदाज हो सकता हो, इस सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हो सकता हो, या अवाम से कोई अहम इंफॉर्मेशन निकाल कर जर्नल्स को दे सकता हो, उस हर शोबे के ऊपर जर्नल्स का इंटरेस्ट है और आईएसआई का या एमआई का कर्नल उस शोबे के अंदर घुसा होता है। मसलन मैं आपको 2-3 और शोबे बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। मसलन जो अलीट के अंदर रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ हैं, उनके भी कर्नल साहब के साथ मरासम होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे चल के बताते हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ पर अलीट में कोई ऐसी पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर नशा शराब या कुछ और इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी गहरी नज़र होती है कर्नल साहब की और उनका उठना बैठना होता है। अक्सर औकात आपको लोग बात करते नज़र आएंगे कि वो आईएसआई के कर्नल साहब जो हैं वो शराब की और शबाब की पार्टीज़ में जाते हैं, वो असल में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो सबसे बेहतरीन लम्हात होते हैं जहाँ पर लोगों की फिल्में बनती हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकलती है, और वहीं पर मौजूद तितलियाँ जो होती हैं उनको जिस तरीके से ईरान छोड़ रहा है ना ड्रोन की तरह, ऐसे ही जो ऐसा शख्स आपके काबू ना आ रहा हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई सियासतदान हो, कोई भी हो, जो आपके काबू ना आ रहा हो, जैसे ईरान इस वक्त ड्रोन छोड़ रहा है, फिर वो कर्नल साहब उसी पार्टी के अंदर कोई तितली उस पर छोड़ते हैं और फिर नाजुक लम्हात के अंदर आपकी बनी हुई जो फिल्म है वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए, वीडियो है, फिल्म है, जो भी आपने उसे कहना है, ज़ाहिर है कोई फीचर फिल्म तो नहीं होती, वीडियो ही बनी होती है, वो फिर आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो कर्नल साहब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर रखती है। तो कहने की बात यह कि कोई ऐसा शोबा नहीं होता जो इनकी नज़र से बचा हो, जो आपकी राय के ऊपर या आवाम के ऊपर असरअंदाज होता हो। अब भले जब इस तरह के तमाम शोबों के अंदर हमारा लेना देना है, तो फिर सहाफ़ी और वकला को हम कैसे छोड़ सकते हैं। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ। वहाँ पर एक जर्नैली ग्रुप था जो बुरी तरह हारा, लेकिन पीछे से कर्नल साहब ने उन्हें चाबी दी कि आप हार तो गए हैं लेकिन डट जाएं, कहें कि धांधली हुई है और इलेक्शन हमने दोबारा करवाना है। वही कोशिश की गई, लेकिन लाहौर बार जो हाई कोर्ट बार के वकला थे उन्होंने जुत्ती उतार ली। छितर नहीं मैं कह रहा, जूता नहीं कह रहा, पंजाबी में कह रहा हूँ कि उन्होंने जुत्ती उतार ली, और उन्होंने जो ये सारा दंगा करने वाले थे उनको कहा कि आपको जूते मार मार के इस कुर्सी से उठाएंगे अगर आपने ये काम किया तो। एक कमेटी बनी जिसने इंक्वायरी करके उन्हें कहा कि कोई धांधली नहीं हुई, जो जीते हैं उन्हें हल्फ लेने दें, और इस तरीके से इलेक्शन में जर्नैली ग्रुप हार गया और जो सिविलियन ग्रुप था, मीन जिनके पीछे पीछे जर्नैली सपोर्ट नहीं थी, वो जीत गए और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया। अब ये दूसरा मार्का जो है वो इस्लामाबाद में हुआ। सहाफ़ियों में भी एक जर्नैली ग्रुप है, और ये जर्नैली ग्रुप जो है इसके पीछे नून लीग भी है और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और ये बड़े सालों से तकरीबन कब्ज़ा किए बैठा है इस्लामाबाद की सहाफ़त के ऊपर या पाकिस्तान की सहाफ़त की जो तंजीमें हैं उसके ऊपर। और अब पता चला है कि इस्लामाबाद में वो ग्रुप भी हार गया है, लेकिन वो वही काम करने की कोशिश कर रहा है जो जर्नैली ग्रुप ने लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस में किया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं मानना। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा अभी, वो तो जाहिर है अब जो जर्नलिस्ट हैं वो जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट बार में हुआ वही मुझे यहाँ भी होते हुए नज़र आता है कि जो जर्नलिस्ट ज़ाहिर इंडिपेंडेंट हैं वो खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो जीता है उसी को हल्फ लेने देंगे, जो नहीं जीता उसको बदमाशी से इलेक्शन रोकने नहीं देंगे।
बहरहाल जो जर्नैली ग्रुप है वो अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहा और हारने के बावजूद कोशिश उसकी यही है कि मैं इस सीट को पकड़े रखूं। अब आप कहेंगे कि इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है राय आमा का, क्योंकि यही वो यूनियंस हैं जर्नलिस्टों की जो खड़ी हो सकती हैं जर्नलिस्टों के राइट्स के लिए। मसलन बहुत सारे ऐसे टेलीविजन्स जो करोड़ों रुपए इस वक्त जर्नल से भी ले रहे हैं और इस रजीम से भी ले रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों को 3-3 4-4 महीने की उन्होंने तनख्वाहें नहीं दी हुई। अगर वाकई इंडिपेंडेंट और असल में सहाफ़ियों की रिप्रेजेंटेटिव जो ऐसी बॉडीज़ आ जाए जीत कर, इलेक्शन जीत कर, तो जाहिर है बहुत ही इंडिपेंडेंटली इन तमाम चीज़ों का फिर तकाजा करेंगी। इसी तरीके से जब ISI या MI किसी जर्नलिस्ट को उठा लेगी तो ऐसी तंजीमें जो हैं वो बैरून मुल्क खतूत लिखेंगी, यूरोपीय यूनियन को खतूत लिखेंगी, जहाँ पर इन्होंने विजिट्स करने होते हैं, इनके बच्चों ने जाके पढ़ना होता है, इनके ख़ानदानों ने छुट्टियाँ गुजारनी होती हैं, तो फिर ऐसे मामला के अंदर इनको तकलीफ़ होती है। इसलिए इससे पहले के मामला ख़राब हों, ये उन मामला को पहले ही पकड़ के रखते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसी तमाम अलीट की जगह जहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, ऐसी तमाम आंटीज़ जो रिश्ते करवाती हैं अलीट में, वहाँ तक भी कर्नल साहब ने अपनी रसाई रखी होती है, क्योंकि वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन जो अंदर की है वो इन तक पहुँचती है और इनको हर शख्स की, इवन यहाँ तक कि जो कमेटी पढ़ती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस घर से कितनी कमेटी पढ़ रही है, उनके मामलात क्या हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है। तो इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त जो मुग़लों की एम्पायर थी या जो भी बची कुची एम्पायर थी उसको जिस तरीके से पैरालाइज़ किया था, जिस तरीके से पूरा उनका सिस्टम के अंदर आप ये कहिए कि उन्होंने इंटरवेंशन की थी, सरायत थी, हर एक एक उनको सिस्टम के जुज़ का पता था, हर जगह से इंफॉर्मेशन आती थी। ऐसे ही हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं उनका हर चीज़ के ऊपर कड़ी नज़र है और हर चीज़ की जो धागे डोरियाँ हैं वो उनके अपने हाथों में होते हैं। आप अब सोचते होंगे कि जिन एलीट घरों के अंदर पार्टीज़ होती हैं या जो कमेटी को ऑर्गेनाइज़ करने वाली आंटी होती हैं या रिश्ते कराने वाली आंटी जो होती हैं, वो फिर कर्नल साहब को ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों रेंडर करते हैं या उनको अपने यहाँ क्यों होस्ट करते हैं, उनको क्यों बुलाते हैं? उनके भी तो ज़ाहिर काम होते हैं ना। तो कर्नल साहब के एक फ़ोन पर उनके काम होंगे और आपको पता है बाकी सारे मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन कर्नल साहब का होता ये है कि जो भी इनके लिए खिदमात अंजाम देते हैं, वो तितलियाँ हों या भंवरे हों, वो कर्नल साहब जब 3 साल के बाद तब्दील होते हैं या उनके ऊपर जो ब्रिगेडियर साहब हैं, तो वो जो अगले आने वाले साहब हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं और बताते हैं कि ये इदारे के साथ बहुत अच्छे लोग हैं, ये इदारे के साथ बड़े वफ़ादार हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा कि जो जनरल रानी के अभी नवासे हैं उन्हें भी आपने देखा था कि तमगा मिला। फ़ख्र आलम की बात कर रहा हूँ, जनरल रानी साहबा तो कब से अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन आप देखिए कि उनके नवासे को भी आपको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने तमगा इम्तियाज़ या हुस्न कारकर्दगी वाला कौन सा काम किया होगा, लेकिन आपने ये ज़रूर देख लिया होगा कि उनको भी मिल गया। तो इसलिए ये नस्ल दर नस्ल कनेक्शन है, ये नस्ल दर नस्ल एक दफ़ा जब आपके जोटे पड़ जाते हैं, टिच बटनों की जोड़ी आप बन जाते हैं, तो फिर नस्ल दर नस्ल ये रिलेशनशिप चलते हैं और लोग इनको सर्व करते हैं और ये वापस लोगों को सर्व करते हैं। इसलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबी बात होगी, लेकिन आपको बताना ये था कि ये इस वक्त 2 सहाफ़ी ग्रुपों के दरमियान खूब टास पड़ा हुआ है। अगली खबर लाहौर से है। लाहौर में अब अज़मा बुखारी साहबा ने एक मीटिंग की है। जी हाँ, वही अज़मा बुखारी साहबा जिनको शियाटिका या सियाटिका की जो पेन है वो बाजू में होती है, उनकी टांग में नहीं होती। गलती से अल्लाह मियाँ ने उनकी जो शियाटिका नर्व है वो ऊपर लगा दी है, वो मतलब बाजू में लगा दी है टांग की बजाय। और वो पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी कि मेरे गोडे में दर्द जिगर हो गया। एक सेकंड के लिए देख लीजिए। मेरे गोडे में दर्द जिगर हो गया है, गोडे में दर्द जिगर हो गया है। देखिए आपने, तो ये मेरा ख्याल अज़मा बुखारी साहबा के लिए लिखी होगी। याद कीजिए वो दिन जब अज़मा बुखारी साहबा आपको बताएंगी कि उनके पाँव के अंगूठे के नाखून में हार्ट अटैक हो गया और मैंने अज़मा साहबा को बहुत दफ़ा मशवरा दिया कि ज़्यादा सोचा ना करें, ज़्यादा सोचेंगी तो आपके गुर्दे थक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनका हिसाब किताब है, जहाँ पर वो जो वाले पट्ठे और नर्व्स निकालती हैं, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल अब नई उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि 3,200 सहाफ़ियों को प्लॉट दिए जाएंगे लाहौर में, है ना। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर भाग मेरे लाहौर या दौड़ मेरे लाहौर, सब बराबर पर दौड़ रहे हैं। एक तरफ कर्नल साहबान को पता है कि हमने अपनी डोरियाँ पक्की रखनी है, तो दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान को भी पता है कि अपनी सल्तनत कायम रखनी है, तो नस्ल दर नस्ल लोगों को नवाजना है। ये प्लॉट देने वाला काम सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने 80s में करनी शुरू की थी, जो आज तक उन्हें पे बैक कर रही है। उनका शरीफ ख़ानदान का ये है कि जब वो एक सहाफ़ी को गोद लेते हैं तो फिर उसकी पूरी नस्ल को गोद लेते हैं।
आगे उनके बच्चे, भतीजे, भांजे, भांजियाँ किसी को सरकारी दफ्तर में नौकरी देंगे तो किसी को डीजीपीआर के अंदर, डीजीआईएसपीआर की तरह डीजीपीआर एक पंजाब का भी डिपार्टमेंट है, और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, और किसी को शरीफ ख़ानदान अपने साथ लगा लेगा तो किसी को अपने इलेक्शन में। बहरहाल हर तरह से नवाजा जाएगा उनको। अब दोबारा 3200 सहाफ़ियों को नवाजने का फैसला है। इससे पहले भी शायद हज़ारों सहाफ़ियों को ये हाल ही में पिछले 2-3 सालों में प्लॉट दे चुके हैं। अब वहाँ पर बैठ के बंदर बांट करने के लिए एक मुलाकात की गई है, और ये बुनियादी तौर पर मैं तो यही समझता हूँ कि या तो हकदारों को मिले ना तो चले समझ भी आएगी, इसके अंदर ज़्यादातर इनके पालशिए होने हैं, मालशिए होने हैं, और एक किस्म की उन्होंने नस्ल दर नस्ल इनके साथ अपनी वफादारी की यकीन दहानी करवानी है और उनको प्लॉट दिए जाने। हाँ, जाहिर है उनके चेहरे छुपाने के लिए, वरना अगर सिर्फ उनको देंगे तो फिर वो बिल्कुल ही विविड हो जाएगा कि देखिए किस तरीके से ज़मीरों की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो कुछ जो इंडिपेंडेंट नाम होंगे उनको भी बीच में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि ज़रा थोड़ी सी उसकी शक्ल वकल जो है वो बची रहे कि हमने सभी को प्लॉट दिए हैं, सिर्फ अपने जो मालशिए हैं उनको प्लॉट नहीं दिए। लेकिन अमूमी तौर पर ये काम वही किया जा रहा होता है। इनके जहाज़ के बारे में भी अज़मा बुखारी साहबा ने बहुत कुछ बताया, लेकिन पहले ज़रा जंग पे अपडेट दे दें, फिर उस तरफ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि मरियम साहबा का इस वक्त जहाज़ खड़ा कहाँ है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ पहुँचे हैं सऊदी अरब। उनके साथ पता चला है कि आसिम मुनीर अलग से अपने अलग जहाज़ पर वहाँ पहुँचे हुए थे, इसहाक डार भी पहुँचे हुए थे, और इन तीनों की और चौथे मोहम्मद बिन सलमान साहब की वहाँ मीटिंग हुई है। आसिम मुनीर साहब तस्वीर में थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान साथ बैठे हुए हैं, और इस मीटिंग के अंदर अब वो तमाम मामलात मेरा ख्याल तय हुए हैं। पिछले दिनों इन्होंने उनसे मांगा है कि हमें 5 अरब का तेल दे दें और 5 अरब जो है वो 10 साल के लिए कर्ज दे दें। जाहिर है वो चाहेंगे कि अब इस वक्त जो ईरान के साथ जंग है उसमें पाकिस्तान भी बीच बीच में कूद जाए। हाल ही में जो रेजोल्यूशन थी उसमें पाकिस्तान पहले ही ईरान की मजम्मत कर चुका है, लेकिन अब क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा या नहीं, ये खिचड़ी जाहिर है वहाँ पर पकी होगी, और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान वहाँ पर कौन कौन से वादे करके आया है। आपको ये तो पता ही है कि फील्ड मार्शल साहब छोड़ते तो लंबी हैं, जैसे आपको उन्होंने बताया कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, आपको बताया कि SIFC से ये होना है, आपको बताया कि स्मगलिंग बंद कर देनी है, आपको बताया कि मुल्क में बस दूध और शहद की नहरें हमने चला देनी है, बहा देनी है। तो वो सब कुछ तो आपके सामने है, लेकिन वैसी ही बातें मेरा ख्याल उन्होंने वहाँ भी बताई होंगी। अब ज़रा मामला फंसता जा रहा है, क्योंकि अब टाइम आ गया है जिसमें इनको एक्शन लेना पड़ेगा, किसी एक पार्टी की तरफ खड़े होना पड़ेगा। बहरहाल इस मीटिंग के बाद नज़र आ जाएगा आने वाले दिनों में। अभी तो ये अंदर की बात नहीं बताएंगे, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अंदर इनके पास क्या डिस्कस हुआ है, लेकिन मुझे यही शक है कि ये वहाँ पर जो वादे करके आएंगे वो जाहिर है ना पाकिस्तान के लिए मुफाद में होंगे ना खित्ते के मुफाद में होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा और लालच देखकर वहाँ पर फैसले भी करेंगे और वहाँ पर राय भी देंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। जब से मुज्तबा खामेनाई जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, उनकी पहली स्टेटमेंट आई है, रिटन स्टेटमेंट है। कल कहा जा रहा था शायद टेलीविज़न पर इंटरव्यू है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनकी रिटन स्टेटमेंट थी जो उनके नेशनल टेलीविज़न के ऊपर पढ़कर सुनाई गई। जब से वो आई है उसका जवाब दिया है, उसमें हम आपको बता चुके हैं पिछले व्लॉग में कि उन्होंने कहा था कि कौम मुत्तहिद रहे और जो आबनाए हरमज़ है वो बंद रहेगी। उसके बाद अब उसका जवाब दिया है पहली दफ़ा नेतन्याहू ने। बहुत सारे लोग कह रहे थे नेतन्याहू ज़ख्मी हो गया, उसको ये हो गया, वो गायब हो गया, वो किधर चला गया, लेकिन आप सब ने देख लिया कि कल उसने पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस की। जाहिर है वो ईरान के मज़ाइलों और इस तरह की तमाम चीज़ों से बचने के लिए इस वक्त वो भी ज़ेरे ज़मीन है, नेतन्याहू साहब भी, और वो बाहर कहीं नहीं निकल रहे। कल पहली उन्होंने अपीयरेंस दी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए और उन्होंने जवाब भी दिए। ये था जवाब मुज्तबा खामेनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पैगाम के बाद। उसमें उन्होंने वादे तौर पे कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं देता, दूसरे लफ्ज़ों में उनको भी मार देने की धमकी नेतन्याहू ने दी, और दूसरी तरफ कहा कि जंग तब रुकेगी जब हम अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेंगे, और ये भी कहा कि अब ना ये पहले वाला इसराइल है ना ईरान है, अब खिता बदल चुका और खित्ते के अंदर हम अपने इंटरेस्ट को हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह की बातें सदर ट्रंप ने भी की, कोई नई बात उसमें नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि मैं और मारूंगा अभी, और अभी हम और तबाही करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो तकरीबन इसी तरह की बातें सदर ट्रंप ने भी मुज्तबा खामेनाई के बयान के जवाब में कही हैं। तो दोनों तरफ से जवाब आया है। एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि US सेंट्रल कमांड ने ये बताया है कि उनका एक जहाज़ KC-135, ये ऐसा जहाज़ है जो बोइंग जैसा बड़ा जहाज़ होता है जिसके अंदर रीफ्यूलिंग की कैपेसिटी होती है। मीन जहाज़ों को आसमान के अंदर ही उनमें तेल दोबारा भरने के लिए, रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ये जंगी जहाज़ ही है, लेकिन उस तरह से जंगी भी नहीं है। मीन ये अटैक तो नहीं करता, ये आम एक बोइंग जहाज़, जैसे जिस तरह के जहाज़ों पर आम सिविलियन सफ़र करते हैं या आम लोग सफ़र करते हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स में, ये उसी तरह की शक्ल वकल वाला होता है या उसी जिस्म का होता है या उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इसका काम जो फाइटर जेट्स हैं उनको रीफ्यूल करना होता है हवा के अंदर, ताकि उन्हें वापस ना आना पड़े और बीच रास्ते ही उन्हें रीफ्यूल कर दिया जाए ताकि उनकी रेंज बढ़ जाए। और आपको ये पता है कि ईरान तेहरान पर हमला करने के लिए इन्हें रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है, उसके बगैर इनके पास चारा नहीं होता। अब मेजर डेवलपमेंट ये है कि वो रीफ्यूलिंग करने वाला जहाज़ जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अमेरिका कह रहा है कि किसी ने उसको गिराया नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, वो लापता हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क को ये नहीं पता कि उनके एक जहाज़ के साथ क्या बना है। फिर इराक का एक ऐसा ग्रुप जो ईरान के साथ रिलेट करता है, उन्होंने गालिबन सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उन्होंने क्लेम कर दिया है कि इसे हमने गिराया है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर बताया कि हमारा ये तैयारा लापता हो गया है, हमें नहीं पता ये तबाह हो गया है या कहाँ चला गया है। उन्होंने कहा कि 2 तैयारे थे, एक दूसरा तैयारा था जो वापस बहिफाजत लैंड कर गया, शायद वो फाइटर जेट होगा, और एक ये जहाज़ था जो वापस नहीं आया। 6 इसके अंदर अमेरिकी क्रू मेंबर थे या इसके अंदर अमले के लोग थे, पायलट और को पायलट समेत, उनका भी कुछ पता नहीं है। तो अभी तक किसी को नहीं पता कि ये तैयारा कहाँ गया। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि इससे पहले भी अमेरिका का F-18 एक एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ था। फिर F-15 जो तैयारे थे वो कुवैत ने मार गिराए थे, अमेरिका कहता था फ्रेंडली फायर में मार गिराए गए। फिर अब KC-135, फिर MQ-9 11 जो उनके ड्रोन्स थे वो ज़ाहिर है गिराए गए। फिर जो आगे अब आपको ख़बर देंगे कि जो इनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, मीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे बड़ा, उसमें आग लग गई कल। और वो भी अमेरिका कहता है कि वो भी ईरान की वजह से नहीं लगी, जंग की वजह से नहीं लगी, वो किसी उधर एक्टिविटी जो जहाज़ के ऊपर हो रही थी लॉन्ड्री के एरिया में, वहाँ से आग लगी, लेकिन बाद में बुझा ली गई और एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल ठीक है। 2 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, इसके अलावा उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये अमेरिका की तरफ से इस वक्त इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। लेकिन ये जो KC-135 है, ये बड़ा ही महंगा जहाज़ है और 6 इसके अंदर उनके अमले के लोग हैं, और ये वाकई एक मेजर डेवलपमेंट है। अगर ये जहाज़ ईरान ने तबाह किया है या उनके साथ देने वाले किसी ग्रुप ने किया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक ना इसे एक्सेप्ट किया है, ना इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने, ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत ही दबंग किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बात की BBC और अल जज़ीरा के साथ। और उन्होंने कहा है कि जंग का असल मकसद ईरान को कमज़ोर और ख़ित्ते की नई तश्कील करना है। इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा, इसराइल से तल्लुकात कायम नहीं करेगा। ये ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया। याद रखिए कि ओमान वो वाहिद मुल्क है जो इस सारी जंग से पहले भरपूर कोशिश कर रहा था कि ईरान की और अमेरिका की आपस में कोई बातचीत हो जाए, और वो इस सारी चीज़ के अंदर सालसी भी कर रहा था और मुज़ाकरात भी करवा रहा था। लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद भी फिर सदर ट्रंप ने यही फ़ैसला किया, तकरीबन कामयाब होने के बावजूद भी सदर ट्रंप ने यही फ़ैसला किया कि नहीं, ईरान पर हर सूरत हमने हमला करना है। फिर साउथ अफ्रीका ने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है, जिसमें उन्होंने ये तकाजा किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि वो इसराइल और इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइल पर एज अ रियासत उसके ऊपर कार्रवाई करे कि वो इस वक्त नस्ल कशी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। आपको पता है कि किसी भी कौम की नस्ल कशी जो है वो एक आलमी जुर्म है, और उस पर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें साउथ अफ्रीका का केस चल रहा है। साउथ अफ्रीका को अब 2 और मुल्कों ने ज्वाइन किया है, और मुकम्मल हम आपको लिस्ट बता देते हैं जिन मुल्कों ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने उसे ज्वाइन नहीं किया हुआ, उसको बेल्जियम ने ज्वाइन किया हुआ है, आयरलैंड ने ज्वाइन किया हुआ है, स्पेन ने ज्वाइन किया हुआ है। अभी हाल ही में जो नए मुल्क ऐड हुए हैं उसमें एक नीदरलैंड है और एक आइसलैंड है। मीन नीदरलैंड और आइसलैंड ने हाल ही में ज्वाइन किया इस लिस्ट को, और वो भी कहते हैं कि हाँ, इसराइल ने वहाँ पर नस्ल कशी की है, इनके ऊपर जो कार्रवाई जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो करे। उसके अलावा मैक्सिको है, उसमें चिले है, कोलंबिया है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, क्यूबा है, लीबिया है, पैलेस्टाइन है, तुर्की है और मालदीव्स है, और फिर मेरा ख्याल एक छोटा सा जजीरा है बिलीज़, वो है। तो ये ममालिक हैं उसमें, इसमें और कोई तुर्की है, लेकिन आप देख लीजिए कि उसमें पाकिस्तान नहीं है, और बाकी मुसलमान ममालिक जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वो आपको कोई इसमें नज़र नहीं आता। हाँ, मालदीव्स इसमें, जिसे हम मालदीव कहते हैं, वो ज़रूर इसमें नज़र आता है, और पाकिस्तान की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। हाल ही में इसको नीदरलैंड्स और आइसलैंड ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, अक्सर आप में से कुछ लोग ये सवालात करते रहते हैं कि इमरान खान साहब पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो PTI पर जुल्म हो रहे हैं,
उसका केस जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आप क्यों नहीं लेके जाते? तो उसका जवाब ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अमूमी तौर पर रियासतें अपना केस लेके जाती हैं, कोई रियासत स्पॉन्सर होनी चाहिए। मसलन अगर जैसे अभी जनूबी अफ्रीका है, इन्होंने केस किया हुआ है, इसी तरह आप समझ लीजिए कि कोई मुल्क भी दुनिया में ये समझता हो कि इमरान खान पर या पाकिस्तान में ये मजालम हो रहे हैं और ये मजालम जो है वो इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, तो वो मुल्क जो है वो वहाँ पर केस ले जा सकता है। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता चला वो यही है कि इसमें मुल्क जो हैं, रियासतें जो हैं, वो अपने केसेस इस तरीके से लेके जा सकती हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि ये तो आपको पता चल ही गया कि जो आबनाए हरमज़ है वो अब इस वक्त भरपूर तरीके से बंद है और वहाँ से कोई बहरी जहाज़ जो है वो नहीं गुजर रहा, और इसीलिए कल तेल की कीमत जो है वो $100 से ऊपर जो है वो तकरीबन या $100 के करीब जो है वो पहुँच गई थी। अगर मेरा ख्याल है हफ्ता और गुजर गया तो मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, तेल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2026 में होने वाला फुटबॉल का वर्ल्ड कप है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ईरान की टीम को वेलकम किया है। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें अश्योर किया है कि अगर ईरान की टीम खेलना चाहे, जो वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर होने जा रहा है 2026 में, तो खेल सकती है और कोई रोक टोक नहीं होगी और वो ईरान में आके खेल सकते हैं। सदर ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया कि मैं उन्हें वेलकम कहूँगा। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी यहाँ सिक्योर होगी कि नहीं, मतलब साथ धमकी भी लगा दी और साथ ये भी कहा कि वो उन्हें वेलकम कहेंगे। लेकिन जो ईरान के आगे से वज़ीर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका ने अली खामेनाई साहब को शहीद किया, इसलिए हम किसी सूरत भी वहाँ इस फुटबॉल के मैचेस में शामिल नहीं होंगे, इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम वहाँ पर शामिल नहीं होगी। ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, आगे जो इराक़ के अंदर जो फ्रेंच बेस है या जो फ्रेंच वहाँ पर फ़ौजी अड्डा है जिसके ऊपर फ्रेंच फोर्स भी है, उसका एक फ़ौजी जो है वो मारा गया है फ्रांस का, क्योंकि उस अड्डे के ऊपर भी हमला किया है। उसमें ज़ाहिर है अमरीकी फ़ौजी भी होंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक फ़्रांस का फ़ौजी मारा गया है क्योंकि वहाँ पर हमला किया है ईरान ने मिसाइलों के साथ, और उसमें अब फ्रांस ये बता रहा है कि हमारा एक फ़ौजी जो है वो मारा गया है। अब ज़रा दुबई के ऊपर बात कर लें, क्योंकि उसके बाद मैंने क्विकली बात करनी है पंजाब गवर्नमेंट के जहाज़ पर, वो आखिरी खबर होगी हमारी। लेकिन दुबई पर ज़रा क्विकली बात कर लें कि इस वक्त इस सारी जंग में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो सबसे पहले तो ईरान का है, ईरान के बाद बेरूत का है, और उसके बाद जो नुकसान है वो यूएई का है, और यूएई के अंदर स्पेसिफिकली दुबई का है। सबसे पहले आप ज़रा ये एक वीडियो देखिए कि दुबई कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वहाँ से जो मनाजर हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो बाहर ना जाएं। ये ज़रा एक वीडियो देखिए। एक बंदे ने आपको फोन किया, मैसेज किया व्हाट्सएप में या जो भी है, बोला आपको भाई दुबई के बारे में ये भेजो या यूएई के बारे में ये चीज भेजो। आप क्या करेगा? पिक्चर भेजो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपको पखार देगा या पैसे देगा 2000, आप क्या करेगा? हाथ ऊपर करो ताकि गिफ्ट मिलेगा। हाँ, अच्छा बोलो। नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्या करेगा अगर नहीं भेजेगा? नहीं, उसको नहीं भेजेगा। अच्छा ठीक है, नहीं भेजेगा। अभी क्या करेगा इसका? आगे कैसे कंप्लेन करेगा? मेरे को, मैं पुलिस है, कैसे मेरे को कंप्लेन करेगा? हम कंप्लेन करेगा कि हमसे यूएई का ये पिक्चर्स वगैरह मांगते हैं, तो आप लोग फिर उसके बाद जो भी एक्शन लेगा आपको देगा। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना। ठीक है, और क्या ब्लॉक भी मारेगा उसको? जी, ब्लॉक भी मारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए आपने, इसमें वो इनकरेज कर रहे हैं कि आपने किसी को वीडियो नहीं भेजनी, आपने जो आपसे वीडियो मांगे उसको ब्लॉक करना है और हमें इन्फॉर्म करना है कि फ़लाँ बंदे ने मुझसे वीडियो मांगने की कोशिश की। मैंने भी आपको बहुत दिन पहले कहा था कि वहाँ पर कवानीन सख्त हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। डेली मेल ने अभी रिपोर्ट किया है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न 60 साल जिसको गिरफ़्तार किया था मिसाइल की वीडियो बनाने पर, उसको अब 2 साल कैद की सज़ा दे दी है दुबई में। जब बीबीसी ने इंटरव्यू करते हुए लाना नसीबा, इनकी स्टेट मिनिस्टर हैं यूएई की, उनसे पूछा कि क्या ये एक ऐसा केस, अच्छा केस है, मीन आपके इंसानी हकूक़ के मुताबिक है कि सिर्फ वीडियो बनाने और तस्वीर लेने पर आपने 2 साल की जेल कर दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने लोगों को पहले से बता रखा है, वो जब हमारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते या मिसाइलों की वीडियो बनाएंगे तो उससे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये वीडियोज़ बाहर जाएँ। जो वीडियो बनाएगा फिर जाहिर है उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो आप ये जो वीडियो आपको हमने दिखाई जिसमें वो इनामात दे रहे हैं, बाकायदा मीन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं या इनामात दे रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आपने वीडियो ना खुद बनानी ना किसी से शेयर करनी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दुबई के लिए कितना ये सब कुछ उनके लिए वल्नरेबल है, या वो ख़ुद को कितना वल्नरेबल फील कर रहे हैं, और वो कितनी सख्त कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फुटेज जो है, मसलन ये देखिए, या हम आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीर, ये उनका फाइनेंशियल सेंटर है।
यहाँ पर हमला हुआ है। फाइनेंशियल सेंटर का मतलब जहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स, जहाँ पर बड़ी बड़ी सरमायाकारी की कंपनीज, जहाँ पर सारी डील्स होती हैं फाइनेंशियल्स, ये वो है। और जब वहाँ पर धमाका होगा तो आप खुद ही सोचिए कि जो बड़े बड़े वहाँ की एलीट के लोग हैं या बाहर के मुल्कों से आके इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर अगले दिन तो उस दफ्तर नहीं जाएंगे और उस मुल्क से भी निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको ये जहन में रहे कि दुबई ऐसा मुल्क है कि जिसकी तकरीबन आप ये कहिए कि अगर आप गौर करें तो टूरिज़्म से दुबई जो है वो 12% कमाता है। इसी तरीके से फाइनेंस से, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे दुबई 12% कमाता है अपनी जीडीपी में, अपनी ओवरऑल कमाई में, और 28% तकरीबन ट्रेड से कमाता है, कारोबार से, और सिर्फ 2% तेल से कमाता है। तो सऊदी अरब के पास भी तेल है, इराक के पास भी तेल है, ईरान के पास भी तेल है, अबू धाबी के पास भी, यूएई के अंदर जो दूसरी रियासत है उनके पास भी तेल है। दुबई के पास जो तेल था वो ख़त्म हो चुका है। तो उनकी अब तेल से जो आमदन है वो सिर्फ 2% है। बाकी सारी मैंने आपको जो हेड्स गिनवाए हैं वो वहाँ से वो कमाई करते हैं। तो इसलिए इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ब्लूमबर्ग ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया है, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो रॉयटर्स है वो रिपोर्ट कर रही है कि ब्लूमबर्ग ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि वो रीजन को छोड़ दें फ़िलहाल, और जितने भी गल्फ़ रीजन में उनके एम्प्लॉयज़ हैं, और बाद में उनको अगली वो बताएंगे कि उन्होंने कब वापस आना है या कब काम करना है। इससे पहले जो सिटी ग्रुप है, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अमेज़ॉन है, निविडिया है, ब्लूमबर्ग है, डिलॉइट है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो दुबई के लिए एक मेजर सिचुएशन है, मैं यही कहूँगा, या एक मेजर उनके लिए एक सिनारियो डेवलप हो गया है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है सारे मामले के अंदर। क्योंकि अगर तो ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म जो है वो जंग बंदी हो गई, मतलब कि पक्की जंग बंदी हो गई, तो फिर तो दुबई बहुत जल्द मेरे ख्याल में बाउंस बैक कर लेगा।